Hello guys, I hope you all are fit and fine. Friends, my name is Sumit. I welcome you to my channel, that is Summit by Sumit, and in this video we shall talk about Indian polity questions. We will talk about most important one-liners, and these are 200 one-liners. We will complete these in 4 or 5 videos, so that video does not become so lengthy. So let's begin. I request you all to subscribe to my channel and also share it with your friends who are preparing for government exams, because I will keep bringing such uh, fruitful stuff for you on my channel. So let's begin. Here is the first fact. इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही कंटिन्यू करेंगे. तो पहला है, हाँ तो यहाँ से देखते हैं. पहला है, हु इज़ द पर्सन फॉन्डली नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को. दूसरा है, द फर्स्ट अटेम्प्ट बाय इंडियंस टू राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज डन बाय अ कमेटी हेडेड बाय मोतीलाल नेहरू. तो इसको क्या कहते थे? सबसे पहला जो प्रयास था भारतीयों का संविधान बनाने का, वो एक कमेटी के द्वारा किया गया था जिसके हेड थे मोतीलाल नेहरू. तो ये नेहरू रिपोर्ट थी 1928. ठीक है. तीसरा देखते हैं, द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट फ्लैश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई. तो एम.एन. रॉय थे. इन्होंने सबसे पहले कहा था कि भारतीयों को अपना संविधान बनाना चाहिए. तो संविधान की बात सबसे पहले एम.एन. रॉय ने करी थी 1934 में. द प्लान ऑफ सेटिंग अप अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ड्रॉ द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गिवन बाई. तो एक कैबिनेट मिशन योजना थी 1946 की. उसने ये प्लान दिया था और उसने बताया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी जो भारत के लिए संविधान बनाएगी. फिर आगे देखते हैं. आगे है, फ्रॉम विच कॉन्स्टिट्यूशन वॉज द कंसेप्ट ऑफ 5 ईयर प्लान वॉज बोरोड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन. तो हमने पंचवर्षीय योजना का जो कॉन्सेप्ट है वो किस देश के संविधान से लिया था? तो पहले यूएसएसआर होता था, उसके संविधान से हमने लिया था. यूएसएसआर की फुल फॉर्म है यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक्स. ये 1991 में डिसइंटीग्रेट हो गया था. कोल्ड वॉर खत्म हो गया था उस टाइम पे. और इसके जो कई सारे देश इसमें से बने हैं, जैसे रसिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सब इसी में से बने हैं. फिर है, द प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ. तो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है वो हमने किस देश के संविधान से ली है? वो हमने साउथ अफ्रीका के संविधान से ली है, दक्षिण अफ्रीका के. तो मध्यकाल में नेक्स्ट है, इन द मेडिवल इंडिया विच किंग्स फर्स्ट एस्टेब्लिश्ड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. तो जैसे आज पंचायती राज या ये होती है म्यूनसिपैलिटीज़, उस टाइम पे मध्यकाल में या मेडिवल इंडिया में कौन से राजा थे जिन्होंने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करी थी? तो ये चोल राजा थे. साउथ इंडिया पर रूल करते थे. ईस्ट इंडिया कंपनी कब बनी थी? 1600 में. उस टाइम पे इंडिया में कौन राज कर रहा था? मुगल किंग था अकबर, क्योंकि 1605 तक था ना उसका राज. चलिए आगे देखते हैं. हु स्टार्टेड डुअल गवर्नमेंट इन बंगाल. तो बंगाल में द्वैध शासन किसने स्टार्ट किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने. और इसने ही बैटल ऑफ प्लासी जो हुई थी 1757 में, उसमें ब्रिटिश सेना का नेतृत्व इसी ने किया था. ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव ने. फिर आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सॉरी, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल. बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स. वॉरेन हेस्टिंग्स था बंगाल का पहला गवर्नर जनरल. जो रेगुलेटिंग एक्ट था 1773 वाला, उसने इसको बनाया था. फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग्स को. इसी के जो इस एक्ट के अकॉर्डिंग ही एक रूल जो उसमें प्रोविज़न था कि कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा, तो वो भी बना था 1774 में इसी के अकॉर्डिंग. फिर है, विच इज़ द फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री ऑफ इंडिया. तो सबसे पहला यही डॉक्यूमेंट आया था जिसमें कुछ रूल्स थे, कुछ रेगुलेशंस थे. तो यही है गवर्नमेंट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट 1773. क्योंकि हम पॉलिटी की कोई बुक पढ़ते हैं तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट होता है. विच एक्ट क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. तो सबसे पहले भारत सरकार की बात किस एक्ट में करी गई थी? तो ये चार्टर एक्ट ऑफ 1833, 1833 के चार्टर एक्ट में बात करी गई थी सबसे पहले भारत सरकार की. नेक्स्ट देखते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, विच एक्ट क्रिएटेड द सुप्रीम कोर्ट. तो रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773. 1774 में बना था सुप्रीम कोर्ट कलकत्ता में. एलिजा एम्पे जो थे वो चीफ जस्टिस थे, और 1+3 का सिस्टम था, एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस ऐसे थे. ठीक है. पहला लॉ कमीशन भारत में कब बना था? भारत के लॉज को कॉडिफाई करने के लिए. और उसके हेड कौन थे?
तो लॉर्ड मैकाले थे इसके हेड, ठीक है। पहला लॉ कमीशन 1835 के आसपास बना था ये, और इसमें लॉर्ड मैकाले थे जो इसके हेड थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक इस टाइम पे गवर्नर जनरल थे इंडिया के। उसके बाद ये है 15वां, विच अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट क्राउन ऑफ इंग्लैंड टुक अफेयर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनटू इट्स ओन हैंड। तो 1857 में जो रिवोल्ट हुई थी उसके बाद 1858 का जो लॉ आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, उसके अकॉर्डिंग ब्रिटेन ने अपने अंडर ले लिया था इंडिया का जो चार्ज था, कंपनी से लेकर अपने अंडर ले लिया था क्राउन ने। फिर विच एक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम गेव अपॉर्चुनिटी फॉर द इंडियंस टू एंटर इनटू द स्फीयर ऑफ लेजिस्लेचर। तो अपने लिए कानून बनाने का जो स्फीयर होता है या क्षेत्र होता है उसमें भारतीयों को मौका पहली बार कब मिला, किस एक्ट के थ्रू मिला, तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इसके थ्रू मिला था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट मेड द इंडियन लेजिस्लेचर बाइकैमरल फॉर द फर्स्ट टाइम। तो बाइकैमरल का मतलब होता है दो सदन होना, जैसे लोकसभा राज्यसभा आज होते हैं दो सदन, ऐसा ही बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है दो सदन। एक टर्म होता है डायरकी, वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। डायरकी का मतलब होता है दो लोगों का शासन। जैसे कि एग्जांपल, घर में हमें काम क्या है कि घर का शासन देखना है, मम्मी अंदर का काम देखती हैं, पिताजी बाहर का काम देखते हैं जनरली, लेकिन दोनों मिलके काम क्या कर रहे हैं, घर का शासन चला रहे हैं। तो ये होता है दो लोगों का शासन, ठीक है। तो ये होता है डायरकी। और जो बाइकैमरलिज्म होता है इसका मतलब होता है दो सदन होना, जैसे लोकसभा राज्यसभा, ठीक है। तो ये सबसे पहले किस एक्ट के थ्रू आया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990। इसको 1919 इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट किसके फेलर के बाद चलाया था। तो कौन सा जो मिशन था वो फेल हो गया था, उसके बाद इंडिया ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, तो वो था क्रिस्प मिशन। तो ये कौन सी साल था, 1942। आगे देखते हैं, गांधी जी ने डू और डाई का नारा कब दिया था। तो ये डू और डाई का नारा दिया था गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट, वही 1942। फिर द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड द फर्स्ट मीटिंग ऑन, कब हुई थी पहली मीटिंग, 9 दिसंबर 1946 को। और तो जो पहली जो मीटिंग हुई थी उसमें जो टेम्पररी या फिर प्रोविजनल प्रेसिडेंट बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा। और ये हमने फ्रेंच ट्रेडिशन फॉलो किया था। फ्रेंच ट्रेडिशन होता है कि सबसे पहली जो मीटिंग होती है उसमें सबसे बुजुर्ग आदमी जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट बना देना। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का जो बंटवारा हुआ था, पार्ट इंडिया जो हुआ था, वन के थ्रू हुआ था। तो ये माउंटबेटन प्लान था, लॉर्ड माउंटबेटन इंडिया के वाइसराय थे। तो इन्होंने ये 3 जून योजना भी इसको बोलते हैं, 3rd जून प्लान। तो इसके अकॉर्डिंग इंडिया को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, इंडिपेंडेंट नेशंस में, इंडिया और पाकिस्तान। 23rd है द फेडरल फीचर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय द। तो भारत को फेडरेशन कब बनाया गया, जैसे कि एक सेंटर होगा, नीचे फिर उसके स्टेट्स होंगे, प्रिंसली स्टेट्स, और ये ब्रिटिश जो प्रोविंसेस थे वो उनको मिला के एक फेडरेशन बनाएगा। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये बात बोली गई थी, ठीक है। लेकिन प्रिंसली स्टेट्स ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, तो ये कभी एग्जिस्ट में नहीं हो पाया। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है किस चीज़ को सपोर्ट करता है, तो संविधान का काम क्या होता है, कानून बनाना, या फिर कानून उसमें लिखे होते हैं। तो रूल ऑफ लॉ, है ना, रूल ऑफ लॉ, कानून के शासन को प्रमोट करता है कॉन्स्टिट्यूशन, या सपोर्ट करता है। 24th देखते हैं, विच फीचर आर बोरोड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने ब्रिटिश या फिर इंग्लैंड के संविधान से या ब्रिटेन के संविधान से कौन सी चीज़ें ली है। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून बनाने की प्रक्रिया जो है वो ली है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, संसदात्मक सरकार, और रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। आगे देखते हैं, इन ब्रिटेन पार्लियामेंट इज सुप्रीम अकॉर्डिंगली विच अमंग द फॉलोइंग इज सुप्रीम इन इंडिया। तो ब्रिटेन का पार्लियामेंट सुप्रीम माना जाता है, जो ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहते हैं वही होता है। तो इस हिसाब से भारत में सुप्रीम क्या है, तो भारत में सबसे ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन है ना, भारत में कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है, कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई नहीं है, प्रेसिडेंट भी कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। आगे देखते हैं, हु वाज इलेक्टेड द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, 1+6, एक चेयरमैन थे, 6 और मेंबर थे। तो उसके चेयरमैन जो कौन थे, वो थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ड्राफ्टिंग कमेटी। आगे है, हाँ ये आ गया डायरकी वाला जो मैं आपको बता रहा था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ डायरकी इन प्रोविंसेस। तो डायरकी का मतलब क्या होता है, डबल गवर्नमेंट, दो लोग सरकार चला रहे हैं, ठीक है। तो ये डायरकी वाला भी क्लियर हो गया। तो ये प्रोविंसेस में डायरकी हुई थी, और सेंटर में
क्या हुआ था, ड्यूअल गवर्नमेंट, सॉरी वो बाईकैमरलिज्म हुआ था 1919 के एक्ट से। तो 1919 के एक्ट से सेंटर में तो 2 सदन बने थे, और मतलब जो प्रोविंस थे या जो राज्य थे उनमें डायरकी का सिस्टम या डबल गवर्नमेंट का, जो मैंने अभी आपको बताया था, वो हुआ था इंट्रोड्यूस। तो यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं 29। हाँ, ये तो हमने कर लिया, हु हैड गिव द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फर्स्ट टाइम, तो ये एम एन रॉय थे। एम एन रॉय को बी एन राव से आप कंफ्यूज मत करना। एम एन रॉय ने सबसे पहले आइडिया दिया था, और बी एन राव जो थे उन्होंने क्या किया था, हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। जो संविधान निर्मात्री सभा थी उसके जो संवैधानिक सलाहकार थे वो बी एन राव थे, और एम एन रॉय ने ये कहा था कि भैया अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लो, ठीक है। आगे देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स सून आफ्टर इट्स एडॉप्शन ऑन 26/11/1949। तो जैसे ही 26/11/1949 को हमारा संविधान लागू हुआ था, तो कौन से फीचर्स उसी दिन से लागू हो गए थे। तो एक तो प्रोविजनल पार्लियामेंट, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी हमारी, वो पार्लियामेंट का काम करेगी यानी कानून बनाएगी। प्रोविजंस रिलेटेड टू सिटीजनशिप, जो नागरिकता से संबंधित कानून थे वो भी उसी दिन से हो गए थे, और इलेक्शन जो चुनाव की प्रक्रिया थी वो भी उसी दिन से लागू हो गई थी। आगे देखते हैं भारत का संविधान कैसा है। तो पार्टली रिजिड है और पार्टली फ्लेक्सिबल है। मतलब कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो आसानी से बदली जा सकती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको बदलने के लिए राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ती है। जैसे कि जीएसटी अभी जब आया था तब राज्यों की सहमति भी लेनी पड़ी थी। तो आर्टिकल 1 जो है, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन भारत को कैसे डिस्क्राइब करता है, क्या बताता है भारत के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज भारत इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो राज्यों का संघ है भारत। ये बात कहाँ बोली गई है, आर्टिकल 1 में। आगे देखते हैं। हाँ, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिकग्नाइज्ड एज, तो फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। तो मतलब जैसे हम बाहर से देखें तो स्टेट्स के पास अपनी पावर है, आप देखते हैं, और जो सेंटर है उसके पास अपनी पावर है, कुछ कॉन्करेंट पावर्स हैं जिस पे दोनों लोग लॉ बना सकते हैं, सेंटर और स्टेट। तो देखने में लगता है फेडरेशन जैसा, लेकिन कुछ यूनिटरी फीचर्स भी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ सिंगल सिटीजनशिप है, भारत का ही नागरिक है, स्टेट्स की कोई सिटीजनशिप नहीं है। और एक हमारा जो इंटीग्रेटेड जो है कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ, सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट। तो ये फेडरल इन फॉर्म देखने में लगता है फेडरल है, लेकिन यूनिटरी है हमारा जो संविधान है, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू ऑल। तो द फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन क्या है। तो हमारे यहाँ भी जो संविधान का जो इंटरप्रेट करता है कि किसी कानून का सही मतलब क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट करता है, अमेरिका में भी वही करता है। तो ये दोनों सेम है हमारे यहाँ और वहाँ में। आगे देखते हैं 35th। जनवरी 26 वॉज इलेक्टेड एज द डेट फॉर इनॉग्रेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज क्यों की गई थी भैया। तो इसलिए की गई थी क्योंकि 26 जनवरी 1930 के दिन हमने अपना सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, और रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने झंडा फहराया था, तिरंगा, ठीक है। तो कौन सा सेशन था वो, लाहौर सेशन था। लाहौर सेशन था 1929 का, ठीक है। डेट भले ही 1930 थी, क्योंकि ज़्यादातर ये सेशन होते थे वो दिसंबर के महीने में होते थे, जनवरी तक चलते थे। तो 26 जनवरी 1930 को लाहौर सेशन था 1929 वाला, उसमें ये हुआ था, हमने पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था, इसलिए 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन वाला दिन चुना था। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका है भारतीय संविधान पर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का है, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ, ये भी हम देख चुके हैं कहाँ से लिया गया है, ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। हाँ, तो ये है जब आप प्रस्तावना पढ़ते हैं या प्रेम्बल पढ़ते हैं, 38 की बात कर रहा हूँ, तो एक बात आती है कि in this constituent assembly on this 26th day of November we give to ourselves this constitution। तो भारत के लोगों ने संविधान किसको दिया था, उसमें बोलता है ना, तो अपने आप को दिया था उन्होंने, खुद को। यही है 39। द प्रेम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अमेंडेड सो फार, कितनी बार उसमें बदलाव किया गया है, सिर्फ एक बार। कौन से संविधान संशोधन से, 42 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। सेकुलर, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी, 3 शब्द जोड़े गए थे इसमें, ठीक है।
आगे देखते हैं, तो वही क्वेश्चन है, प्रेम्बल वॉज अमेंडेड बाई 42nd अमेंडमेंट 1976। फ्रेटर्निटी एक शब्द होता है, उसका क्या मतलब होता है, भाईचारे की भावना, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। नेक्स्ट देखते हैं, सोशलिस्ट एंड सेकुलर वर एडेड बाय तो 42nd अमेंडमेंट, ये हम देख, ठीक है। आगे, द प्रेम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द, तो ये कहाँ से लिया गया है, इसका आइडिया कहाँ से आया था, तो 13 दिसंबर 1946, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन एक पास करवाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वही बेस बना हमारे देश की प्रेम्बल का, हमारे संविधान की प्रेम्बल का। आगे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की अगर बात करते हैं, सिंपल तो प्रेम्बल होती है, प्रस्तावना होती है, संविधान की आत्मा। अगर ऐसा पूछा जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के हिसाब से संविधान की आत्मा क्या है, तो है आर्टिकल 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखना, प्रेम्बल है नॉर्मल टर्म्स में, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अगर बी आर अम्बेडकर का नाम देके स्पेसिफिकली पूछा जाए तो हम बताएंगे आर्टिकल 32। आगे देखते हैं, द आइडिया ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस कहाँ से लिया गया है, रशियन रिवॉल्यूशन से लिया गया है। द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी फ्रेटर्निटी, ये लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी है, ये कहाँ से लिया गया है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया गया है। रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था 1917 में, फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था 1789 में, ठीक है। आगे देखते हैं, तो 3 तरीके होते हैं, कोई अपनी सिटीजनशिप खो देता है हमारे देश में, 5 तरीके होते हैं सिटीजनशिप ले सकता है ना, और पार्ट 2 में सिटीजनशिप के बारे में बताया गया है। तो कौन से 3 तरीके हैं वो, डेप्रीवेशन, टर्मिनेशन और रिनंसिएशन। एक तो जैसे कि मान लो सूडान की सिटीजनशिप ले ली कालू ने, है ना, तो उसने किसी को बताया नहीं, लेकिन उसके किसी दोस्त ने बता दिया, तो उसको डिप्राइव कर दिया जाएगा सिटीजनशिप से, तो पहला तरीका ये हो गया। टर्मिनेशन, उसने अगर कुछ ऐसा काम कर दिया, देशद्रोह का काम कर दिया, तो उसकी सिटीजनशिप खत्म कर दी जाएगी, टर्मिनेशन। रिनंसिएशन, मान लो कालू ईमानदार आदमी, उसने कहा जी मैंने युगांडा की सिटीजनशिप ले ली है, ठीक है, तो मेरी यहाँ की सिटीजनशिप खत्म कर देना, तो ये खुद रिनाउंस कर रहा है वो। तो 3 तरीके होते हैं भारत में सिटीजनशिप खत्म करने के लिए, ठीक है। तो क्योंकि भारत में सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट है, ब्रिटेन से लिया है हमने, तो इसलिए कालू 2 जगह का सिटीजन नहीं बन सकता। आगे देखते हैं, व्हेन डिड ब्रिटिश क्राउन अज्यूम सोवरेनिटी ओवर इंडिया फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ये हम पहले देख चुके हैं। तो ब्रिटिश क्राउन ने अपने अंडर कब लिया था इंडिया का जो चार्ज था, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस बोलते हैं इसको अंग्रेजों की भाषा में, हमारी भाषा में नहीं, ठीक है। 1858 में उन्होंने लिया था, 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसके बाद। आगे देखते हैं, अच्छा रिवोल्ट के टाइम पे कौन था, वायसरॉय कौन था इंडिया का, सॉरी उस टाइम पे तो गवर्नर जनरल होते थे ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। चलो आगे देखते हैं, मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स, मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, अभी 18 मिनट हुए हैं वीडियो को। तो मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स कब आए थे, 1909 में, और इसने सबसे पहले मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, उसको बोलते हैं मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म्स। इसने क्या किया था, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था सबसे पहले, सेपरेट इलेक्टोरेट के मुसलमानों को मुसलमान ही वोट देंगे, ठीक है, मुसलमानों के लिए सबसे पहले सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था, ये मुस्लिम लीग की मांग थी, तो गवर्नमेंट ने इसको मान लिया था, तो ये आप याद रखना, मॉर्लेमेंटल रिफॉर्म ने सेपरेट इलेक्टोरेट दिया था मुसलमानों के लिए। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो नोन एज एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट 1919 को और किस नाम से बोला जाता है, तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से जाना जाता है इसको। ये कब आया था, 1919 में, लिखा तो हुआ है। चलिए ठीक है, तो ये 50 यहाँ कंप्लीट हो गए, बाकी अगली वीडियो में देखेंगे, वीडियो काफ़ी लंबी ना हो इसलिए जल्दी जल्दी किया है मैंने थोड़ा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मैं चाहूँगा आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। अभी शुरुआत है तो थोड़ा आप एडजस्ट कर लीजिए, मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, और जैसे आगे में एक्सपीरियंस होता जाएगा, थोड़ी वीडियोस बनाऊंगा तो वॉइस भी क्लियर आएगी, है ना, और इंफ्रा भी मैं डेवलप कर लूँगा थोड़ा, तो लेकिन कंटेंट में मैं कोई, बोलते हैं ना कि कोई कंटेंट में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, कंटेंट एकदम आपको टॉप क्लास का मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम्स में आता है वही, क्योंकि मैं कई सालों से एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो मुझे एक्सपीरियंस है क्या ज़्यादा पूछा जाता है क्या कम पूछा जाता है। तो इस कोर्स के बाद फिर मैं एक जनरल साइंस का कोर्स लेके आऊँगा जिसमें एन सी आर टीज़ 9th और 10th की जो टॉप
चैप्टर वाइज MCQs या फिर वन लाइनर्स में कर दूंगा, तो उससे आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि साइंस का बहुत ज़्यादा रोल है आजकल एग्जाम्स में। CDS हो गया, CAPF हो गया, SSC के एग्जाम्स में भी काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसी आपको नॉलेज पैक वीडियोज़ मिलती रहेंगी। जय हिंद, साइनिंग आउट।